हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी अच्छी वेटेज ये फैच कर लेता है एग्जाम्स के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, 8 मार्क्स तक। एंड एमसीक्यू में भी इससे पूछा जाता है। थोड़ा टेक्निकल है बट डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से आपको इसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप मेरी क्लास देखेंगे और एक बार खुद पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में। यहाँ हमें कवर किया गया है कि इस एक्ट के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दिस पार्ट विल मेक अ माइंड मैप फॉर यू कि चैप्टर में आगे क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले बात देखेंगे हम कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। इन्वेस्टमेंट नॉन रेजिडेंट की या इंडियन रेजिडेंट्स की बाहर, इसको भी देखा जाता है। कुछ ट्रांजैक्शन है जो फ्रीली परमिसिबल है, जैसे कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाई गई है, वो देखेंगे हम आगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को देखेंगे जिसको कंट्रोल करती है आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके। रिक्वायरमेंट्स देखेंगे रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के लिए या रिपेट्रिएशन टू इंडिया के लिए, यानी कि अगर हमने कुछ एक्सपोर्ट्स किए हैं तो उसके पैसे को इंडिया में रिसीव करना, उसको बाहर से रिपेट्रिएट किया जाना, बाहर से कोई इनकम को अर्न करके इंडिया के अंदर पहुंचाया जाना, जिसकी हम डेफिनेशन आगे देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को डील करना थ्रू ऑथराइज पर्सन्स, लाइक कौन कौन हो सकते हैं? कोई डीलर हो सकता है, मनी चेंजर हो सकता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो सकता है। तो इसी एक्ट के अंडर ये एस्टेब्लिश होते हैं ऑथराइज डीलर्स। एंड ये एक्ट यही कहता है कि इनके थ्रू ही आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज को नहीं यूज कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। एंड उसके बाद आता है अपील्स प्रोविजंस एंड ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो हर एक्ट के अंदर होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। बट ये एक मेन चीज़ है, ये एक मेन पार्ट है पूरे एक्ट का जिसके इर्द गिर्द पूरा एक्ट घूमता है। हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, हम इम्पोर्ट्स की बात करेंगे, हम पर्सन को देखेंगे कि कौन रेजिडेंट है कौन नहीं है। ये सब चीज़ें चैप्टर में आगे आने वाली हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की। एंड बहुत सिंपल में निपट जाती है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वो होती है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होती। कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं जिनको हम देखेंगे, जैसे कि पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड। ये सारी पेमेंट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉरेन ट्रेड में, अदर करंट बिजनेसेस के अंदर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कुछ शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। दोबारा देखें तो फॉरेन ट्रेड हमारे पास आ गया, उसके बाद हमारे पास आया करंट कोई बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स, यानी कि बिजनेस की कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं जो कैपिटल में फॉल करें बट करंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। दूसरा आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म बैंकिंग, या कोई सर्विसेज लिया उसकी हमें पेमेंट करनी है, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ कोई ली है जो कि करंट के अंदर फॉल करती है, जो लॉन्ग टर्म ना बने, जो कैपिटल के अंदर ना आए, और ये सब होनी चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो दिट विल बी कवर अंडर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो ये तो बात हुई गाइस बिजनेस की। अब हम बात करेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग। ये हुई डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए। अब बिजनेस के लिए कुछ छोटे मोटे लोन लेने पड़ते हैं। अगर उसके लिए हम, या बड़े लोन्स भी होते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कवर करते हैं, उसके लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट जो कि रेगुलर बेस पे, ईयरली बेसिस पे अक्रू होता है, या फिर हमने कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करी है और उस पर हमें इनकम हो रही है, नेट इनकम उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएगी। ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है बट इस इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हुई इनकम इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सेम वे ये लोन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, बस इस लोन पे किया जा रहा इंटरेस्ट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ये तो बात हुई बिजनेस की, 2 पॉइंट हमारे पास हुए बिजनेस के। 2 पॉइंट हमारे पास आते हैं पर्सनल, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स, कोई भी स्पाउस या चिल्ड्रन बाहर रह रहे हैं, उनकी लिविंग एक्सपेंसेस को आप पे कर रहे हो, या फिर कुछ एक्सपेंसेस है जो आप फॉरेन घूमने जा रहे हो, आप वहाँ पढ़ रहे हो, या फिर वहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो अपना, अपने पेरेंट्स का या अपने स्पाउस का या चिल्ड्रंस का, तो उस केस के अंदर भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 केस बिजनेस के, एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक लोन या इन्वेस्टमेंट। 2 केस प्राइवेट के, एक लिविंग एक्सपेंसेस, दूसरा घूमने का खर्चा, पढ़ने का खर्चा और इलाज का खर्चा। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज जो कि जिसके अराउंड पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है, वो क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, पहली बात तो।
सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? एक फॉरेन करेंसी है। अब वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? वो डिपॉजिट्स के फॉर्म में हो सकती है, वो क्रेडिट्स हो सकते हैं, वो ऐसे बैलेंसेस हो सकते हैं जो हमें फॉरेन करेंसी में पे करने पड़ेंगे। यानी कि ऐसे डिपॉजिट्स, ऐसे क्रेडिट्स या ऐसे बैलेंसेस जो कि फॉरेन करेंसी में पेबल हैं, या फिर कुछ ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब एक तरह से मनी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर इंडियन करेंसी में ड्रॉ हुई हैं, बट दे आर पेबल, इन फॉरेन करेंसी। यहीं पे इसका उल्टा, इसका काउंटर पार्ट हम देखेंगे जो कि है ड्राफ्ट, सेम, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि ड्रॉ किया गया है किसके थ्रू? कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशंस या कोई पर्सन जो कि है आउटसाइड इंडिया, एंड वो पेबल है इंडियन करेंसी के अंदर। ये ड्रॉ किया जा सकता है फॉरेन करेंसी में, ये ड्रॉ किया जा सकती है सारी चीज़ें फॉरेन करेंसी के अंदर, बट पेबल है इंडियन करेंसी के अंदर। अब अगर इसका कंट्रास्ट देखें तो सबसे पहली बात तो, अगर इंडियन करेंसी में ड्रॉ हुआ है, इंडियन अगर वो पे करने वाला है इन फॉरेन करेंसी, या बाहर वाला ने ड्रॉ किया है, मे बी फॉरेन करेंसी में उसने वो ड्रॉ किया है, वो पे करने वाला है इन इंडियन करेंसी। इंडियन पे करेगा फॉरेन करेंसी में, बाहर वाले पे करेंगे इंडियन करेंसी के अंदर, तो उस केस के अंदर इट विल बिकम फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फॉरेन सिक्योरिटी। उससे पहले हम सिक्योरिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि यहाँ है। सिक्योरिटी मीन्स एनी शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन पब्लिक डेट एक्ट 1944, गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट 1959 के अंडर कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स, और प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जनरली वो इंक्लूड नहीं होते सिक्योरिटी के अंदर। बट अगर गवर्नमेंट के प्रॉमिसरी नोट्स हैं या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो रिजर्व बैंक ने नोटिफाई किए हैं एज सिक्योरिटी, तो वो भी इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। या कुछ म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, कुछ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स हो सकती हैं, तो वो सब सिक्योरिटी के अंदर आएंगे। तो क्या क्या देखा हमने? शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेविंग सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, या फिर म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर उसके बाद हमने इसमें देखा एक एक्सेप्शन वाला पार्ट कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इंक्लूड होंगे अगर वो गवर्नमेंट के प्रॉमिसरी नोट्स हैं या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज सिक्योरिटी नोटिफाई किए हुए हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। अब हम देखते हैं फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ऐसी सिक्योरिटी इन फॉर्म्स ऑफ अगेन शेयर्स, स्टॉक्स, bonds, debentures और any other instrument denominated or expressed in foreign currency, कोई भी इंस्ट्रूमेंट फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होना चाहिए, एंड इंक्लूड्स सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, लेकिन जिनका रिडम्पशन, ऐसी सिक्योरिटी भी इसमें इंक्लूड होगी जो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड हैं, लेकिन उनका जो रिडम्पशन है या उनका कोई भी रिटर्न है जो हम पे करने वाले हैं या इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, वो इंडियन करेंसी में पेबल है। तो हर वो करेंसी, हर वो सिक्योरिटी, वेदर दैट माइट बी शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इंडियन और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिनोमिनेटेड है और एक्सप्रेस्ड है फॉरेन करेंसी के अंदर, और अगर एक्सप्रेस्ड है फॉरेन करेंसी के अंदर बट उसकी जो पेमेंट होने वाली है, उसका रिडम्पशन इंडियन करेंसी में होने वाला है, उसका इंटरेस्ट इंडियन करेंसी में जाने वाला है, या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ रिटर्न उसका इंडियन करेंसी में जाने वाला है, स्टिल अगर वो डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी के अंदर, एक्सप्रेस्ड है फॉरेन करेंसी के अंदर, तो इट इन दैट केस ऑल्सो वो फॉरेन सिक्योरिटी बन जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पर बहुत सारी केस स्टडीज़ बनती है, और एक बड़ा पॉइंट भी है जिसको हम रेजिस्ट्रेशन स्टेटस अंडर फेमा एक्ट को भी पढ़ने वाले हैं, जो आपने शायद इनकम टैक्स एक्ट के अंडर भी देखा होगा।
आईपीसीसी या इंटर के टाइम पे भी और फाइनल के सिलेबस में भी वो है, और हमेशा से ये इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक रहा है एंड ये रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सबसे पहली बात तो अ पर्सन हु रिजाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड। तो पहली कंडीशन हमने देखी यहां पे, कंडीशन नंबर 1, कि वो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम वो चीज़ को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम इस चीज़ को ओवरसी कर देंगे अगर वो पर्सन इंडिया से बाहर जाता है या इंडिया से बाहर रहता है फॉर दीज 3 पर्पजेज। किन के लिए? नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, या अपना कोई वोकेशन आउटसाइड इंडिया करने के लिए, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इंडिकेट करती है कि वो बाहर, उसकी इंटेंशन शो करती है कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर रहने वाला है। ये कुछ वेग चीज़ों के लिए इसको एक ओपन छोड़ दिया है इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, या फिर वो इन केसेस में अगर वो 182 डेज से ज़्यादा भी इंडिया के अंदर रहता है, स्टिल ही विल बी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब अगर कोई इंसान इंडिया में आ रहा है, अब अगर उसकी बात करें, ये तो हमने बात की कोई जा रहा है, ही वाज गोन आउट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं अ पर्सन हु हैज़ कम और स्टेज इन इंडिया। इन तीनों पर्पजेज के लिए अगर वो 182 डेज से ज़्यादा नहीं भी रुका, अगर वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में नहीं भी रुका, स्टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही विल बी रेजिडेंट। रीज़न बीइंग कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, वो कितने भी टाइम के लिए यहाँ रुक सकता है, वो कोई बिजनेस करने के लिए आया अपना, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जहाँ पे उसकी इंटेंशन इंडिकेट करती है कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए यहाँ रुकने वाला है। अब अगर रेजिडेंट की अगेन बात करें तो ऐसी कंपनी जो रेजिडेंट एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कोई भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, दैट विल बी रेजिडेंट। कोई भी ऑफिस या ब्रांच या एजेंसी है इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर का कोई बंदा है, उसकी कोई भी ऑफिस है, कोई ब्रांच है या कोई एजेंसी है, तो ये तीनों के तीनों इसके अंदर फॉल करेंगे, यानी कि ये तीनों के तीनों रेजिडेंट बन जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इन तीनों की अपने आप अलग से डिफरेंट फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट या कोई कॉर्पोरेशन की अगर कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है या फिर कोई एजेंसी है, इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, स्टिल दे आर कवर्ड अंडर द एक्ट। इनको अज्यूम किया गया है। अब अगर हम इनकी बात करें, अगर इन ऑफिस को फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यूएस में इनकॉर्पोरेटिव लिखा होता है उनकी कंपनीज के आगे, अगर उसकी कोई ब्रांच है इंडिया के अंदर, अगर इस ब्रांच को मैं इसकी कॉर्पोरेट से अलग कर दूं तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट स्टिल हम इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं, इसको एज अ पर्सन मानते हैं। इस एक्ट के अंडर इसको एज अ पर्सन माना जाता है, और अगर इस कॉरपोरेशन की कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस, कोई भी एजेंसी अगर इंडिया में काम कर रही है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के किसी बंदे से ओन्ड या कंट्रोल्ड है, इसको हम बोलते हैं नेक्सस, कनेक्शन। बाहर की कंट्री का कनेक्शन इंडिया में एस्टेब्लिश ब्रांच बन जाती है, और बाहर की कंट्री में ब्रांच का होना इंडिया के रेजिडेंट का कनेक्शन बन जाता है। तो अगर मैं इसको दोबारा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कॉर्पोरेशन, ये बाउंड्री है, दिस इज इंडिया, दिस इज आउटसाइड इंडिया। अगर बात करें, देयर इज अ कॉर्पोरेशन, अगर उसकी इंडिया के अंदर कोई ब्रांच है, कोई ऑफिस है या कोई एजेंसी है, तीनों में से कुछ भी है इंडिया के अंदर, तो इस एक्ट के अंडर इनको एक पर्सन का दर्जा दिया गया है। हालांकि इस ब्रांच की कोई आइडेंटिटी नहीं है बिना उस कॉर्पोरेशन के, इसी कॉर्पोरेशन के नाम से वो जानी जाती है, बट स्टिल इट्स कंसिडर्ड एज अ पर्सन। और अगर वो इंडिया में है
इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इंडिया में वर्क कर रही है, एज अ ब्रांच वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, एज अ ऑफिस रजिस्टर्ड है, एज अ एजेंसी वो रजिस्टर्ड है, तो इस केस में इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब सेम वे अगर हम रोल्स को रिवर्स करें, देयर इज अ पर्सन इन इंडिया, कोई कॉरपोरेशन है जिसकी कोई ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी आउटसाइड इंडिया है, तो क्योंकि ये रेजिडेंट है और ये सब इसकी ब्रांच है, इसकी ऑफिस है, इसकी एजेंसी है, बिकॉज ऑफ हिज रेजिडेंसी इन इंडिया ये सब भी इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएंगी। दीज आर ऑल्सो रेजिडेंट इन इंडिया। ये कहना चाहती है हमारी वो डेफिनेशन कि एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सिक्योरिटी डेफिनेशन ये हमने देख लिया था। अब अगर रेजिडेंशियल स्टेटस की हम बात करें तो ये भी हमने डेफिनेशन के अंदर कवर कर लिया, वही सेम बातें हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट ने बना के दिया है, जिसके थ्रू इन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है एक बेटर मैनर के अंदर। तो अगर बात करें कि ऐसा इसमें कुछ भी नया नहीं है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, बट स्टिल टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज़ केस स्टडी उठ के आ सकती है जिस पे आपको लिखना पड़ सकता है। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रिजाइड इन इंडिया मोर देन 182 डेज। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा कि क्या वो 180 दिन से ज़्यादा रुका था, हाँ या ना। अगर हाँ तो क्या वो इंडिया से बाहर गया, दूसरे पॉइंट में क्या वो इंडिया के अंदर आया। अगर वो इंडिया से बाहर गया था और वो उन 3 पर्पजेज के लिए गया था तो वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, वरना पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर वो बाहर गया ही नहीं तो वो पर्सन ही विल स्टे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सेम वे हम देखेंगे कि क्या वो पर्सन इंडिया से बाहर गया था, यानी कि कि क्या वो इंडिया के अंदर स्टे करने आया, तीनों पर्पजेज के लिए आया तो ही विल बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, नहीं तो आउटसाइड इंडिया। और अगर वो आया ही नहीं तो यार वो तो पहले भी था और अब भी है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास फॉर केस नंबर 1, जैसे कि पहला पॉइंट आता है 182 डेज से ज़्यादा था कि नहीं था। मिस्टर एक्स इंडिया में आया एंड ही स्टेड फॉर 182 डेज एंड मोर, तो ही विल बी रेजिडेंट। हम किस ईयर की बात कर रहे हैं, अगर वो 1718 में इंडिया में आया तो और वो 182 डेज से ज़्यादा रुका, तो उस केस में 1819 के अंदर ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। नॉट इन दिस ईयर, क्यों? क्योंकि इस ईयर में हम स्टिल देख रहे हैं कि क्या वो 182 डेज से ज़्यादा रुकता है या नहीं। दूसरे अगर केस की हम बात करें कि क्या वो इन 3 केसेस के लिए इंडिया के अंदर आया, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अ पर्सन केम टू इंडिया फॉर बिजनेस और 2018-19 में ही स्टेड इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, सिंस वो बिजनेस के लिए आया है, उस चीज़ के अंदर वो चीज़ फॉल करती है, इस कैपेसिटी में ही विल बी कंसिडर्ड रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द ईयर 1920 एंड सो ऑन। सो दिस इज़ ऑल गाइज। यहाँ तक हमने बात की आज की इस क्लास के अंदर अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें से कुछ मैंने आपको बता दिए हैं और कुछ आप एक बार एक प्लेन रीडिंग देंगे तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस पॉइंट की। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसके अंदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स एंड उस करेंसी को होल्ड करना, उसकी ट्रांजेक्शन्स करना, उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Thank you for watching guys, and stay tuned, and next video will be out soon. Be sure to like and subscribe.